चलो शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट यूनिट से, रोटेशनल डायनेमिक्स। काफी बड़ा यूनिट है और बेसिकली इसमें हमको रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। रोटेशनल मोशन के जो डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट टर्म्स है, उससे रिलेटेड वो सभी चीजें हमको रोटेशनल डायनेमिक्स में देखनी है। देखो रोटेशनल मोशन मतलब क्या, बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऐसे मोशन के दो टाइप हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर मोशन, मतलब कोई चीज सीधे सीधे मूव हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। लेकिन कोई चीज गोल गोल घूम रही है, चाहे जैसे आप जैसे सर्कुलर मोशन हो गया किसी सर्कल के अलोंग, या कोई बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग गोल गोल घूम रही है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग गोल गोल घूमती है, उसी के साथ साथ सन से भी अराउंड घूमती है सर्कुलर मोशन में। तो इस प्रकार के जो मोशन हो गए उनको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या क्या चीजें आनी है वो चीजें हमको यहाँ पे बेसिकली देखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कभी कभी एक मार्क के लिए आपको इसकी डेफिनेशन भी आती है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन मतलब क्या है ना, सर्कुलर मोशन मतलब द मोशन अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कोई भी चीज अगर सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव हो रही है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, बराबर है कि नहीं। और सर्कुलर मोशन के साथ साथ ये चीज इस सर्कल में मूव होने के साथ साथ उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव हो रही है, अगर ये चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म तो कर रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ, है ना, जिस स्पीड के साथ ये सर्कल में घूम रही है वो स्पीड कांस्टेंट, वो स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना, 10 किलोमीटर पर आवर है तो 10 ही रह रही है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को? मोशन ऑफ द पार्टिकल या फिर मोशन ऑफ द बॉडी, है ना, ये जो चीज घूम रही है उसको पार्टिकल बोलो या फिर बॉडी बोलो, व्हाटएवर, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, motion of the particle along the circumference of the circle with constant speed, या फिर स्पीड नहीं बोलना है तो with constant linear velocity, है ना, ये जो घूम रहा है ना, उसके स्पीड को हम लोग लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी। तो UCM मतलब द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो अभी इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड या फिर इन जनरल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि आगे जाने के बाद वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि कोई भी मान के चलो ये चीज अगर सीधे लाइन में मूव हो रही है ना, लाइक दिस, ऐसे सीधे जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अभी ये चीज अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव हो रही है तो इसको बोल रहे हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव होगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में देखिए, सर्कुलर मोशन में दोनों चीजें आती है ना। देखो ये चीज यहां से यहां तक आ गई मान के चलो, मतलब इसने इतना डिस्टेंस परफॉर्म किया, कुछ स्पीड के साथ यहां से लेके यहां तक आ गई, ठीक है ना। तो कितने स्पीड के साथ ये चीज यहां से यहां तक आ गई, वो वाली स्पीड मतलब लीनियर वेलोसिटी, है ना, इसको आप लोग लीनियर वेलोसिटी बोल सकते, या फिर क्या बोल सकते, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऐसा भी बोल सकते, टेंजेंशियल वेलोसिटी, या फिर सिंपल भाषा में स्पीड, बराबर है कि नहीं। तो जब कोई चीज सर्कुलर मोशन के अलोंग घूमते रहती है तो उसकी कुछ तो भी स्पीड रहती है, यहां पे देखो, है ना। तो ये स्पीड मतलब जस्ट लाइक यूर, जैसे नॉर्मल लीनियर मोशन में स्पीड रहती है वैसी है ये स्पीड। नॉर्मल सीधा जब चीज जाती रहती है तो उसमें जो स्पीड होती है वैसी स्पीड है ये, है ना। इस स्पीड को आप लीनियर वेलोसिटी बोल सकते या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते, है ना। तीनों का मतलब अपने यूनिट में एक ही रहेगा,
स्पीड या फिर लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना। लेकिन जैसे जैसे ये चीज सर्कल के अलोंग मूव होते रहती है, मतलब यहां से यहां तक आते समय इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, है ना, इतना डिस्टेंस या फिर इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया मतलब इसमें लीनियर स्पीड है ना, स्पीड है या फिर लीनियर वेलोसिटी जिसको बोले। लेकिन ये डिस्टेंस ट्रैवल करते करते इसका कुछ न कुछ एंगल भी बनते जाता है सेंटर के साथ, ये देखो एंगल। तो जैसे जैसे ये चीज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव होते रहती है, तो जैसे जैसे यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल होते रहता है वैसे वैसे यहां पे एंगल भी ट्रैवल होते रहता है। मतलब सर्कुलर मोशन में दो चीजें हैं, एक ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। हर चीज दो दो होंगी यहां पे, एक लीनियर और एक एंगुलर, है ना। लीनियर बोलेंगे तो कहां पे देखना, सरकमफरेंस पे देखना, और एंगुलर बोलेंगे तो कहां पे देखना, ये यहां पे सेंटर में देखना, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो बताया मैंने आपको, नॉर्मल डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कैसे होगा देखो, ये चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आई, ठीक है ना, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, मान के चलो s, लेकिन उसी के साथ साथ इसने एंगल भी तो इतना ट्रैवल किया, लेट अस से थीटा, बराबर है। तो ये जो s है ये हो गया नॉर्मल डिस्टेंस या फिर नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलेंगे, और ये जो थीटा है इसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन में हर चीज दो दो रहेंगी, एक लीनियर एक एंगुलर, डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर एंगुलर, वेलोसिटी भी लीनियर एंगुलर, एक्सेलरेशन भी लीनियर एंगुलर। समझ में आएगा दो दो चीजें क्यों रहेगी, क्योंकि यहां पे ये जो चीज है ये सरकमफरेंस पे डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही है, लेकिन अगर आप यहां से देखते हो, जैसे शुरुआत यहां से किए, तो यहां पे एंगल भी बन रहा है इसका, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली ये वाला जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, इसकी वजह से आएगी नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी और उसकी वजह से आएगा लीनियर एक्सेलरेशन, बराबर है कि नहीं। तो जो चीज आपने पढ़े हो, है कि नहीं, जैसे कोई भी चीज अगर मूव होती है ना, तो वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, है ना। तो वैसी चीजें यहां पे दो दो आएगी, एक लीनियर आएगा और एक कौन सा आएगा, एंगुलर। लीनियर क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली चीज अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही, जैसे ये वाला डिस्टेंस देखो, है ना। और इस डिस्टेंस के साथ साथ ये वाली चीज यहां पे एक एंगल भी बना रही है, मतलब सर्कुलर मोशन में नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये हो गया S मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना, नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहां से लेके यहां तक का एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो चीज है ना, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आई, कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, S। तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते समय उसकी जो स्पीड थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट नॉर्मल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी, या फिर जिसको बोले हमने स्पीड, या फिर जिसको बोले हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी, तीनों नाम एक ही है, स्पीड, लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, तीनों एक के ही नाम है। तो कैसा डिफाइन करेंगे लीनियर वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहां पे जो वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो सर्कुलर मोशन में ये वाले पार्टिकल को दो दो स्पीड्स रहेंगी,
दो दो वेलोसिटीज रहेंगी, एक नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी जो यहां पे देखनी है आपको सरकमफरेंस पे, और दूसरी एंगुलर वेलोसिटी जो यहां पे सेंटर पे एंगल के कारण आएगी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव नहीं लिखना चाहते, सिंपल याद रखना चाहते तो वैसा भी याद रखो, याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। नॉर्मल वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला? लीनियर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर वो नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी थी इसलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी ये एंगुलर वेलोसिटी है इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। मान के चलो समय t में ये पॉइंट a से b तक पहुंचा और ये a से b तक पहुंचते समय इसने एंगल ट्रेवल किया d थीटा, है ना, और यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा dt, तो कितना हो जाएगा? ओमेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, और डेफिनेशन क्या है एंगुलर वेलोसिटी की? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल जो सेंटर पे एंगल बनेगा, है ना। समय गिवन टाइम में यहां से लेके यहां तक ये चीज अगर आई, मतलब यहां से लेके यहां तक एंगल आया, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एंगल जो वो बॉडी बनाएगी सेंटर पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। तो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, या फिर इन जनरल थीटा बाई टी, ऐसा भी याद रख सकते। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या यूनिट रहेगा इसका? थीटा। थीटा मतलब एंगल, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एंगल। तो क्या रहता है एंगल का यूनिट? रेडियन। और टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो ओमेगा का यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और जैसे आपको पता है नॉर्मल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। राइट हैंड थंब रूल से, अभी ये मेरा राइट हैंड आपको कैमरा में लेफ्ट दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, चेक कर लेना, लेकिन ये राइट हैंड के रूल से ओमेगा की डायरेक्शन निकलेगी। जिस दिशा में ये गोल गोल घूम रहा है उस दिशा में ऐसे फिंगर्स करना, है ना। मान के चलो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज करना, तो ओमेगा आएगा ये वाला, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ये 4 फिंगर्स कर्ल करना, तो ये वाला थंब देगा आपको ओमेगा की डायरेक्शन। तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना। ये जो फिंगर्स है वो उसके डायरेक्शन में लेके आओ, है ना, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब जो है सेंटर में, जो थंब है यहां पे आपको ओमेगा की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। वॉट एवर, ओमेगा की डायरेक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो व्हाट इज ओमेगा? इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ओमेगा के और फॉर्मूले आप लोग डिराइव कर सकते हैं, है ना, जैसे कि आपको शायद पता भी होंगे, 11th में किए होंगे आपने। ओमेगा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है ओमेगा, है ना। थीटा बाई टी या फिर डी थीटा बाई डी टी, है ना, स्टैंडर्ड भाषा में डी थीटा बाई डी टी या फिर थीटा बाई टी। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। नॉर्मल जो आपको फॉर्मूले याद है ना 10 तक के, वही याद रखो, है ना। नॉर्मल कैसे वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस वैसा ही याद रखो। बस यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट को भी क्या कर देना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अभी देखो सर्कुलर मोशन में ये वाली चीज यहां से स्टार्ट करके पूरा चक्कर गोल गोल घूम के वापस यहीं पे आएगी, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन रहा तो भी वापस आएगी, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो ये वाली चीज को, ये सर्कल कंप्लीट करने को जो समय लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड, है ना। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कल इज नथिंग बट टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो अभी देखो मान के चलो यहां से शुरुआत किया इसने और टाइम पीरियड टी में पूरा गोल गोल घुमा, मतलब कितना एंगल घुमा ये कंप्लीट सर्कल, मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल का एंगल,
मतलब 360 डिग्री, मतलब रेडियन में लिखा जाए तो 2 पाई, है ना। मतलब मैं बोल सकता हूं कि टाइम टी में, कैपिटल टी में, वन टाइम पीरियड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। बराबर है कि नहीं लॉजिक, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये वाला एंगल यहां से शुरुआत हुआ, ठीक है ना, वन कंप्लीट सर्कल घूमा वो वाली जो चीज है वो वन कंप्लीट सर्कल फिनिश करने को कितना टाइम लगता है, 1 टाइम पीरियड। और उतने टाइम पीरियड में 1 कंप्लीट सर्कल घूम के आया वो, मतलब कितने का एंगल ट्रेवल करके आया, 2 पाई। तो हम लोग ओमेगा की डेफिनेशन लगा के, क्या है ओमेगा की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल अपॉन टाइम। तो कितना एंगल हुआ, 2 पाई, और कितने टाइम में, 1 टाइम पीरियड में। तो ओमेगा का ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, 2 पाई बाई टी, बराबर है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, डिग्री में लिखा जाए तो, और कैपिटल टी मतलब 1 टाइम पीरियड, है ना, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 सर्कल, उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। और आपको इतना भी पता है 1 अपॉन टी, है ना, 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो 1 अपॉन टी को n लिखे, ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई n, बराबर। तो t मतलब क्या है, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, और n मतलब क्या है, 1 अपॉन टी मतलब फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या यूनिट रहता, टाइम पीरियड का टाइम है मतलब सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट रहता, 1 अपॉन सेकंड या फिर हर्ट्ज, ठीक है। तो ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला आगे आपको बहुत काम में आएगा, 2 पाई n, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा। अभी अगर एंगुलर स्पीड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन को भी आप डिफाइन कर सकते। नॉर्मल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो आप लोग, नॉर्मल मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करना है ना। यहां पे ओमेगा आया, एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी तो है ही है इधर, लेकिन यहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी आई सेंटर में, ठीक है ना। ये वाली चीज को अभी दो वेलोसिटीज है, तो ये लीनियर वाला तो पता है आपको, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल मोशन में एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वैसा ही डिफाइन करेंगे, है ना। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसा होता है, डीवी बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी लेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अभी देखो इतना चीज तो आपको समझ में आ गई कि चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसमें दो चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्मल लीनियर वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सेंटर में। वेलोसिटी भी सरकमफरेंस पे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी या फिर स्पीड जिसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं। स्पीड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं देख रहे हम लोग। लीनियर वेलोसिटी या फिर स्पीड या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो लीनियर वेलोसिटी भी है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन भी है, साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है। तो चलो अभी इनके बीच का रिलेशन ढूंढ के निकालते हैं कि लीनियर वेलोसिटी मतलब v और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। सिंपल सा रिलेशन है। लीनियर वेलोसिटी कहां पे देखनी है, लीनियर वेलोसिटी मतलब नॉर्मल स्पीड, है ना, जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो कहां पे देखनी है, ये सरकमफरेंस पे देखनी है। ये देखो ये हो गई लीनियर वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो क्या होगा लीनियर वेलोसिटी या फिर स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ये इतना डिस्प्लेसमेंट p से लेके q तक का, है ना, जिसको मैं s बोल देता हूं, ठीक है, अपॉन टाइम। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये देखो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है,
एंगल लिया क्या मैंने? एंगल नहीं लिया, सरकमफरेंस पे लीनियर और सेंटर पे एंगुलर वाला, हमेशा याद रखो। तो ये P से लेके Q तक जाते समय मान के चलो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? S। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी हो जाएगा S अपॉन T, हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी, है ना। लीनियर वेलोसिटी मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस हुआ? S, और टाइम कितना हुआ? मान के चलो T। तो स्पीड बोलो या फिर लीनियर वेलोसिटी बोलो, S बाई T से निकल जाएगा। लेकिन उतने ही समय में जब ये चीज P से लेके Q तक पहुंची, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? S। तो उसी समय में इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया? मान के चलो थीटा। कितना एंगल बनाया उसने? थीटा का। तो ये S है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है कि नहीं? S है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चलो S और थीटा दोनों के बीच में क्या रिलेशन बना सकते हो बताओ तो मुझको, है ना। ये है सर्कुलर मोशन की रेडियस, ये वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो बताओ तो ये ज्योमेट्री याद करो आपके 10th की, और ये S मतलब आपको आर्क लेंथ नहीं दिख रही क्या? आर्क, जो सर्कल का आर्क रहता, तो S मतलब क्या है? आर्क की लेंथ, है ना। और थीटा मतलब एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। 10th की ज्योमेट्री याद करो, है ना। ये S मतलब है आर्क लेंथ और थीटा मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो हमको ज्योमेट्री में फॉर्मूला पता है, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, है कि नहीं? ये पता फॉर्मूला? नहीं है तो अभी बता दिया मैंने। आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क, ठीक है। तो कितना एंगल सबटेंड किया इस आर्क ने? थीटा का। तो S इक्वल टू आर इंटू थीटा लिख सकते हैं ऐसा, 100% लिख सकते हैं। तो ये सेम S इक्वल टू आर इंटू थीटा यहां पे लिखो, जम गया, ठीक है। चलो R को बाहर रहने दो, R कांस्टेंट है, ठीक है ना। R थोड़ी ना बदल रहा, R यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, R कांस्टेंट है, ठीक है। तो थीटा बाई टी, क्या बोल सकते हैं हम लोग थीटा बाई टी को? बताओ बताओ बताओ। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर, आर मतलब सर्कल की रेडियस, इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो v मतलब कौन सी वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी, इसलिए इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं, ऐसी वेलोसिटी दिखा सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गई नॉर्मल तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी, जो P से लेके Q तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला लीनियर डिस्टेंस। तो यहां पे जो आपने सरकमफरेंस पे नॉर्मल मोशन में जैसा आप वेलोसिटी लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो वाली वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, वो वाली स्पीड मतलब लीनियर वेलोसिटी, है ना। नॉर्मल डिस्टेंस के लिए नॉर्मल वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों के बीच का भी रिलेशन निकाल लेते हैं, बराबर है कि नहीं। सर्कुलर मोशन में वो वाली चीज को हर चीज दो दो है, एक लीनियर एक एंगुलर। तो ये है तुम्हारा एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बराबर है कि नहीं। तो वेलोसिटी अगर लीनियर लोगे, नॉर्मल वाली लोगे, तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? नॉर्मल वाला, है ना। तो ये जो नॉर्मल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, या फिर इसी को हमने स्पीड बोले, या फिर इसी को हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी बोले, बराबर है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन की भी ऐसे ही 3 नाम, लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बराबर है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन। और अल्फा
मतलब ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो ये दोनों के बीच का भी रिलेशन ढूंढ लेते। अब बीच देखा हमने, देखो dv बाई dt है ना। अब बीच हमने ये वाले वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, लीनियर वेलोसिटी का। क्या देखा जस्ट 2 मिनट पहले, पिछले इस पे देखो क्या है, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। तो चलो पुट करो, रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। अभी जो बताया था r कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर निकालो, डी ओमेगा बाई डी टी। अरे क्या है ये डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन मुझको मिल रहा है r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, क्या है डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये देखो डी ओमेगा बाई डी टी, क्या है डी ओमेगा बाई डी टी, ये है अल्फा, तो इक्वल टू आर इंटू अल्फा। इसका मतलब ये कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर। देखो लीनियर वेलोसिटी कैसे मिली थी, आर इंटू ओमेगा, और लीनियर एक्सेलरेशन कैसे मिला, आर इंटू अल्फा। तो ये कैसे याद रखना ना, सिंपल ऐसा याद रखो, एंगुलर इक्वल टू रेडियस इंटू, सॉरी, लीनियर इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर, ऐसा एक स्टेटमेंट याद रखो। कैसा, फिर से बोल के दिखाता हूं, लीनियर इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर, याद रहेगा। लीनियर मतलब लीनियर स्पीड भी हो सकती है या फिर लीनियर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर। तो स्पीड लिख रहे हो तो एंगुलर स्पीड लिखना, और एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना, बराबर है। तो दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है। अभी देखो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं जनरली, ठीक है ना। देखो सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी चीज जो गोल गोल घूम रही है उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हम पढ़ते हैं यूसीएम, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जहां पे वो चीज कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव होती है। मतलब v कैसा रहता है, कांस्टेंट, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है ना। तो v कांस्टेंट रहता तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये कांस्टेंट रहते हैं। तो ये अगर कांस्टेंट रहेंगे तो बताओ रे, ये एक ही वैल्यू कितनी आएगी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों कैसे रहते हैं, जीरो। कब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्यों, देखो ये एमसीक्यू आया था लास्ट टाइम, है ना। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द यूसीएम इज जीरो, ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी कुछ तो भी, है ना। तो क्यों रहेगा जीरो, क्योंकि यूसीएम में स्पीड कैसे रहती, कांस्टेंट, v कैसे रहता, कांस्टेंट, या फिर ओमेगा कैसे रहता, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है ना वो, तो v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर v या फिर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, dv बाई dt ये कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो यूसीएम में लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों रहते हैं जीरो, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक दूसरा एक्सेलरेशन रहता जो जीरो नहीं रहता, बराबर है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना। तो अभी ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहां से आता है ये बताता हूं, ठीक है ना। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है मतलब ये वाली चीज कांस्टेंट स्पीड के साथ इस सर्कल में मूव हो रही है, तो स्पीड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। v कांस्टेंट मतलब ओमेगा कांस्टेंट, बराबर है कि नहीं। v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। v कांस्टेंट है तो v बाय आर भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर यूसीएम है तो लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहते हैं, दैट इज ओके। लेकिन वहां पे एक एक्सेलरेशन रहता जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो वो क्यों आता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना। देखो ये चीज कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है, मतलब वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी बोले हमने,
है ना, वो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन अगर हर समय पे देखते हो तो हर समय पे इसकी डायरेक्शन चेंज होते जा रही है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन, हम लोगों ने वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी तक कंसीडर नहीं की है, सिर्फ स्पीड स्पीड ऐसा बोलते आए, लीनियर वेलोसिटी मतलब स्पीड। लेकिन वेलोसिटी में तो दो चीजें होती है, ये एक हो गया मैग्नीट्यूड जिसको आप स्पीड बोलते हो, वो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो बदलते जा रही है। यहां पे इधर जा रही है, यहां पे इधर जा रही है, टेंजेंशियल दिखाना पड़ता हमको, बराबर है कि नहीं। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे रहती, सर्कल से टेंजेंशियल। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलते जा रही है। डायरेक्शन बदलते जा रही है मतलब वेलोसिटी में चेंज होते जा रहा है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा वेलोसिटी का, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दैट इज ओके, है ना। और उसी की वजह से वो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बार बार बदल रही है, ये वाले पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी है, ये वाले पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी है, मतलब ये इतना डायरेक्शन में चेंज है, देखो, है ना। यहां पे अगर दिखाए तो फिर से लाइक दिस, ये इतना डायरेक्शन में चेंज है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन में चेंज हुआ है, मतलब, है ना, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। और उसकी वजह से, है ना, देखो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला आप देखो, जनरली आप एक्सेलरेशन को कैसे याद रखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है कितने समय में चेंज होता है वो। तो अभी हमने देखा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है ना, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि ये यूसीएम है। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, जहां पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन तो जीरो आ गया। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बार बार बदल रही है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इस चेंज की वजह से, वेलोसिटी के डायरेक्शन के इस चेंज की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, है कि नहीं। देखो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, दैट इज ओके, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बार बार बदल रही है। तो ये डायरेक्शन में चेंज होने के कारण यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और जब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, यहां पे ऐसे वेक्टर्स लगा के सॉल्व करते हैं, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है v²/r। v मतलब स्पीड, लीनियर स्पीड, ये वाली चीज लीनियर वेलोसिटी, और r मतलब उसकी रेडियस, ठीक है। तो a = v²/r, कौन सा एक्सेलरेशन है ये, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो हर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हर सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रहेगा, v²/r, ठीक है। या फिर अभी अभी हमने देखे v मतलब लीनियर वेलोसिटी, स्पीड, v = r × ओमेगा, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा r² ω²/r, एक r कैंसिल कर दो तो r ω²। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, v²/r या फिर r × ω², ठीक है ना। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, v मतलब लीनियर स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब चीज आती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है और उसके कारण वो जो लीनियर एक्सेलरेशन वगैरह सब जीरो रहते हैं, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन रहता है वो किसकी वजह से आता है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। और उसकी जो डायरेक्शन है, ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला है v²/r, उसकी डायरेक्शन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ आती है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। ऐसा यहां पे अगर है
तो ये ऐसी दिखानी पड़ेगी। यहां पे अगर चीज है तो अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, यहां पे चीज आ गई तो अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है? हमेशा सेंटर की तरफ होती है ना। कैसे समझा हमको सेंटर की तरफ होती है? जो वेक्टर से सॉल्व करते डेरिवेशन उसमें आ जाती है डायरेक्शन। अभी हम लोग यहाँ पे वो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आता है कब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं एक, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब क्या है? ये ऐसा फोर्स है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जो किसके ऊपर आ रहा है? पार्टिकल। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है वो वाले चीज के ऊपर फोर्स आता है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर की तरफ। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये किसके ऊपर आ रहा है? जो चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। ये इस प्रकार से अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर है कि नहीं। अभी ये जो फोर्स है ना सेंट्रीपेटल फोर्स, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, देखो आपको न्यूटन का लॉ पता होगा 10th में, है ना। कोई भी चीज जब मोशन में आती है, कोई भी चीज जब मोशन में आती है तो उसके ऊपर आता है फोर्स, बराबर। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता तब तक वो चीज अपने ही स्टेशनरी मोड में चली रहती है ना। कोई भी चीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया कि वो चीज मोशन में आती है। तो हमने न्यूटन्स के फॉर्मूले से देखा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी ये चीज सर्कुलर मोशन में आ रही है ना। तो सर्कुलर मोशन में अगर ये चीज है, कोई भी चीज मोशन में अगर है तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मास मान के चलो इसका m है, और एक्सेलरेशन हमने अभी अभी देखा कि जब कोई भी चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो कितना एक्सेलरेशन रहता है? v²/r। तो कितना होगा सेंट्रीपेटल फोर्स? m इंटू v²/r, जैसे यहां पे लिखा, ठीक है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना आता है? सेंट्रीपेटल फोर्स कोई भी चीज अगर यूसीएम परफॉर्म कर रही है तो mv²/r, या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, mv²/r, या फिर v की जगह पे r ओमेगा लिखो, ठीक है। तो ये r² ओमेगा², एक r कैंसिल हो जाएगा और mr ओमेगा², ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक याद रखो, है ना। ये दोनों याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी एक याद रखो। एक बार आपको ये याद हो गया तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा तो आप कभी भी लिख सकते हैं, उसके लिए क्या टाइम लगता है? क्या नहीं लगता, ठीक है। तो कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स रहता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई भी चीज को अगर सर्कुलर मोशन में लाना है तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स आना चाहिए, क्योंकि न्यूटन का लॉ अभी बताया मैंने आपको, कोई भी चीज को मोशन में लाना है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सिमिलरली अगर सर्कुलर मोशन में लाना है तो उसके लिए कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। ये सेंट्रीपेटल फोर्स की भी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है, देखो ये है रेडियस, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यहां पे अगर है तो ये ऐसी रहेगी, यहां पे अगर है तो ऐसी रहेगी। क्यों रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर? क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और अभी हमने देखे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर है। तो फोर्स की भी डायरेक्शन कैसे रहेगी? टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये वाले सेंट्रीपेटल फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, है ना। ये देखो ये है सेंटर, ये है रेडियस, है ना। तो नॉर्मली रेडियस सेंटर से अवे दिखाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है AR। AR मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, और रेडियस की डायरेक्शन हमेशा ऐसे रहती है, सेंटर से दूर जाते हुए,
है ना। लेकिन अपना जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ आते हुए है, सेंटर की तरफ आते हुए। तो इसको अगर मैं सेंट्रीपेटल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं mv²/r माइनस यूनिट वेक्टर AR लिख सकता हूं ऐसा। माइनस यूनिट वेक्टर AR क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि यूनिट वेक्टर AR मतलब रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या रही थी? सेंटर से इधर, सेंटर से इधर, इधर मतलब सरकमफेरेंस की तरफ, ये ऐसे रहती रेडियस की डायरेक्शन। लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, क्योंकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर का माइनस कर दिया, है ना। रेडियस के अलोंग यूनिट वेक्टर रहता है AR, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस AR। तो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में मैं सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसा लिख सकता हूं। ये पॉइंट आपको काम में आएगा जब आप सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस लिखोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी कॉमन है। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस लिखो तो सेंट्रीपेटल फोर्स में वेक्टर फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब क्या है? ये एक रियल फोर्स है जो उस चीज के ऊपर आता है ना, और उसकी वजह से वो चीज कौन सा मोशन परफॉर्म करती है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। क्या है फॉर्मूला? mv²/r। एक दूसरा और एक फोर्स आता है चीज के ऊपर, कोई भी चीज जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर और एक फोर्स आता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है, इसको बोलते हैं शूडो फोर्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शूडो फोर्स। शूडो मतलब रियल फोर्स नहीं है ये, है ना। जैसे मान के चलो आप कोई चीज को धागे से बांध के रखे हो और गोल 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 घुमा रहे, और धागा मान के चलो टूट गया, तो वो चीज ना ऐसे, जहां पे धागा टूट जाता है तो वो चीज ना ऐसे दूर भागती है ना। मतलब ये ऐसे जैसे गोल गोल घूम रही है चीज, ये वाली चीज गोल 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 घूम रही है, धागा टूट गया, ठीक है ना। तो ये चीज फिर ऐसे सर्कल की तरफ नहीं गिरती, ये ऐसे दूर भागती है या फिर ऐसे दूर भागती है। या फिर आप भी सोचो किसी बस में या फिर गाड़ी में जा रहे हैं आप, और हमारी बस या फिर हमारी गाड़ी ऐसे टर्न हुई ऐसे, तो अगर ये ऐसे टर्न हुई तो आप ऐसे हो जाते हो, बराबर है कि नहीं। अगर ऐसे टर्न हुई तो आप ऐसे हो जाते हो, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये अलोंग द रेडियस ही आता है, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस प्रकार से रहता है। ये देखो, ये चीज अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सेंट्रीपेटल फोर्स किधर था? सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ था, ये था सेंट्रीपेटल फोर्स, बराबर है कि नहीं। लेकिन और एक फोर्स इस बॉडी के ऊपर आ सकता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो ये भी अलोंग द रेडियस ही है, देखो ये रेडियस ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। मतलब यहां पे अगर इस चीज का धागा टूट गया तो ये इधर जाएगा, लाइक दिस, बराबर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, बराबर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, उसका अगर एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट है तो इसका फॉर्मूला भी कैसे आएगा? सेम आएगा, mv²/r, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में कैसा आएगा? देखो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में सेंट्रीपेटल फोर्स को कैसा लिखे थे? mv²/r माइनस AR, ऐसा लिखे थे आपने सेंट्रीपेटल फोर्स, लिखे थे कि नहीं सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसा, ठीक है ना। क्यों लिखे थे ऐसे वेक्टर फॉर्म में? माइनस क्यों लिखे थे? क्योंकि मेरा सेंट्रीपेटल फोर्स था सेंटर की तरफ, और यूनिट वेक्टर AR ये रहता है लाइक दिस, है ना। ये है मेरा रेडियस का, चलो यहीं पे दिखा देता मैं, ये है मेरा रेडियस वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर AR की डायरेक्शन ये रहती, और सेंट्रीपेटल फोर्स मेरा ऐसा था, ठीक है। इसीलिए सेंट्रीपेटल फोर्स में मैंने यूनिट वेक्टर का माइनस कर दिया था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में यूनिट वेक्टर का माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों कोई आवश्यकता नहीं? क्योंकि देखो
ए आर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, ये जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये भी ऐसे ही है, और सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन ये भी ऐसे ही है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर सीधा सीधा ए आर। तो ये हो गया मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स नहीं है। ये जैसे बोलते हैं ना, जस्ट एक्शन टू रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो इसलिए सेंट्रीपेटल फोर्स एक्शन हो गई mv²/r, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन mv²/r की वो रिएक्शन है। ठीक है ना, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा mv²/r, लेकिन ये रियल फोर्स नहीं है, ये सूडो फोर्स है कि नहीं? हमको जब वो एक्सपीरियंस हो सकता है ना, जब कुछ ये हुआ तो एक्सपीरियंस हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, ये क्यों आता है? क्योंकि ये जो मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये वर्ड याद रखो, ये जो मोशन, हर जो चीज मूव होती है उसकी अपनी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। जैसे आप लिफ्ट में, जैसे मान के चलो आप लिफ्ट में गए, तो लिफ्ट में आप नीचे आ रहे हो, है कि नहीं? तो आप लिफ्ट के साथ साथ नीचे आ रहे हो, तो वो हो गई आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए आपको एकदम आपका वजन हल्के हुआ सामान लगता है कि नहीं? तो वो वैसा ही फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए फॉर्मूला सेम mv²/r, और डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये पेज नंबर्स देख लेना, और इतने बेसिक्स इनफ है ये वाला यूनिट पढ़ने के लिए।